स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिचय को खत्म किया था। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश के से संबंधित अपवाह तंत्र को पढ़ने वाले हैं। अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? अपवाह तंत्र किनका मिला-जुला प्रारूप होता है? और ये अपवाह तंत्र में कौन-कौन से कारक आते हैं? आज की क्लास में हम इन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में उत्तर प्रदेश विशेष में हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे, नदियों के किनारे बसे शहर पढ़ेंगे और इसी के आधार पर हम लोग अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाएँगे। तो सबसे पहले आपको चीज़ों के बुनियादी स्वभाव को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये अपवाह क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अपवाह क्या होता है? अपवाह किसे कहते हैं? तो सबसे पहले अपवाह देखते हैं। अपवाह किसे कहेंगे? अपवाह। ये होता कुछ नहीं है, जब धरातल पर जल धाराएँ या फिर नदियाँ बहती हैं, तो नदियों के बहने के इसी क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। तो अपवाह की परिभाषा यहाँ से निकल कर आएगी। जल वाहिकाओं जल वाहिकाओं वाहिकाओं, कॉमा जल धाराओं जल धाराओं, कॉमा नदियों। इन तीनों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो एक ही होता है कि इसे कहते हैं हम लोग सामान्य भाषा में नदी। जल वाहिकाओं, जल धाराओं, कॉमा नदियों के धरातल पर धरातल पर प्रवाह को के धरातल पर प्रवाह को क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। इसका मतलब जब धरातल पर कोई नदी बह रही है, कोई नदी बह रही है, तो नदी में क्या बह रहा होगा? जल बह रहा होगा और धरातल पर जल के बहने को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह। अपवाह के नाम से जानते हैं। अब ये नदी बह रही है, तो स्वाभाविक सी बात है इस नदी में ढेर सारी आकर छोटी-बड़ी सहायक नदियाँ मिल रही होंगी, ढेर सारी छोटी-छोटी नदियाँ आकर मिल रही होंगी। तो ये जो बड़ी नदी थी, इसमें जो ढेर सारी छोटी-छोटी आपको नदियाँ मिलती हुई दिख रही हैं, इन नदियों को क्या कहेंगे? सहायक नदी। क्या कहेंगे? सहायक नदी। ये बड़ी-सी वाहिका है, एक बहुत बड़ी-सी जलधारा है और इसमें ढेर सारी छोटी-छोटी आकर नदियाँ मिल रही हैं, जिन्हें हम लोगों ने सहायक नदी के रूप में देखा। अब ये जो पूरा तंत्र है, ये पूरा जो सिस्टम आपको दिख रहा है, ये पूरा सिस्टम, इस सिस्टम में क्या-क्या आएगा बेटा? एक नदी आएगा, उसकी ढेर सारी सहायक नदियाँ आएगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा तंत्र है, इस तंत्र को क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र। किस नाम से जानेंगे? अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपवाह की परिभाषा देखी कि अपवाह होता क्या है? जब कोई नदी बह रही होती है धरातल पर, तो नदी को हम लोग जलधारा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नदी का नाम क्या है? जलवाहिका। तो जब धरातल पर नदी बहती है तो बहने के इसी प्रक्रम को हम लोग किस नाम से जानते हैं भूगोल की भाषा में? अपवाह। जब कोई नदी बह रही होती है तो उसमें ढेर सारी छोटी-बड़ी आकर नदियाँ मिलती हैं। तो जब ढेर सारी छोटी नदियाँ आकर किसी बड़ी नदी में मिलती हैं, तो वो बड़ी नदी की सहायक नदी कहलाती हैं और इनसे बनने वाले संपूर्ण तंत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अपवाह तंत्र के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के अपवाह तंत्र को पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली सारी नदियों को हम लोग पढ़ेंगे और शुरुआत हम लोग करेंगे गंगा नदी से। तो अपवाह तंत्र क्या है? ये बात समझ में आ गई होगी। अब उत्तर प्रदेश के अपवाह तंत्र में जो कुछ प्रमुख नदियाँ हम लोगों को पढ़नी है, उनमें गंगा है, यमुना है, चंबल है, रामगंगा है, सोन है, टोंस है। ऐसी न जाने कितनी नदियाँ हैं, लगभग 15 से 20 नदियाँ आपको पढ़नी है और उम्मीद है कि आपको यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपवाह की परिभाषा देखी और अपवाह का मतलब क्या देखा हम लोगों ने? नदियों के प्रवाह को ही हम लोगों ने क्या कहा? अपवाह के नाम से संबोधित करा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश का जो अपवाह तंत्र है, वो किन आधारों का मिला-जुला प्रारूप है। तो लिखा है नदियों के उद्गम के आधार पर। तो अपवाह का मतलब समझ में आ गया होगा कि नदियों के प्रवाह को ही क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश की नदियों को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में।
तो लिखा है नदियों के उद्गम के आधार पर। उद्गम का मतलब कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कहाँ से निकल रही है। नदियों के उद्गम के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों की कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। इन 3 श्रेणियों में सबसे पहली है हिमालय से उद्गम होने वाली नदियां। उन नदियों पर चर्चा करेंगे जिनका उद्गम स्थल क्या है? हिमालय है। हिमालय लास्ट क्लास में आपने देखा ही होगा। दूसरा है गंगा के मैदानों से निकलने वाली नदियां। उन नदियों पर चर्चा करेंगे जिनका उद्गम स्थल गंगा के मैदान है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। उन नदियों को पढ़ेंगे जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय पठार से हुआ है। अब बेटा लिखा हुआ है कि हिमालय से उद्गम होने वाली कौन कौन सी नदियों को हम लोग सबसे पहली क्लास में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको लिखा दिख रहा होगा, गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, काली, शारदा, गंडक और ताप्ती। ये वो नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। फिर दूसरा जो हम लोगों ने देखा, गंगा के मैदानों से निकलने वाली नदियां। तो गंगा के मैदानी भागों से कौन कौन सी नदियां निकल रही हैं? गोमती, सई गोमती, वरुणा, ईशान और पांडु। इनमें से एक दो नदियों को पढ़ेंगे, सारी महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं होने वाली है। तीसरा है बेटा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। अगर प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों पर चर्चा करें तो उनमें टोंस, केन, सोन, बेतवा, चंबल, रिहंद, कन्हार, ये सारी नदियों को भी हम लोग पढ़ेंगे। नीचे वाली प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम होने वाली नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। तो इनमें से जो सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं, हिमालय के उद्गम के आधार पर उन नदियों पर चर्चा करेंगे जिनका जो उद्गम स्थल है वो हिमालय से है। और हिमालय में उद्गम होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, काली, शारदा, गंडक और ताप्ती। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। ये आपके उत्तर प्रदेश के लिए तो महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ ये आपके अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप। तो सबसे पहले जैसा लिखा दिख रहा है, गंगा नदी तंत्र। ये गंगा नदी तंत्र है क्या? ये गंगा नदी तंत्र बना कैसे? इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। आपको इसके नोट्स साथ साथ बनाते चलने हैं ताकि आपको ये सारी चीजें बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाए। अगर गंगा नदी तंत्र की बेटा हम लोग बात करें तो गंगा नदी तंत्र गंगा के प्रवाह के क्षेत्र से मिले जुले प्रारूप को ही गंगा नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। अगर हम गंगा की बात करें, गंगा नदी के उद्गम की बात करें, उद्गम की बात करें तो बेटा जो गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। किस ग्लेशियर से हुआ है बेटा? गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब होता है बेटा बर्फ का टुकड़ा। तो गंगा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से हुआ है? गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। अगर गंगा नदी के हम लोग मुहाने की बात करें तो जो गंगा नदी का मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी है, यानी बे ऑफ बंगाल है। बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। अगर गंगा नदी की लंबाई की बात करें, गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो 25-25 किलोमीटर है। मतलब 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। गंगा नदी के नाम पर चर्चा करें अगर हम लोग, अन्य नाम, गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम। तो जो सबसे पहला नाम हम लोग देखने वाले हैं वो गंगा नदी को हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्वर्ग में किस नाम से जानते हैं? स्वर्ग में। फिर पाताल लोक में किस नाम से जानते हैं? फिर इसके बाद गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो स्वर्ग में इसे मंदाकिनी के नाम से जाना जाता था बेटा। मंदाकिनी। गंगा नदी को स्वर्ग में किस नाम से जानते थे? मंदाकिनी के नाम से जानते थे। जब ये पाताल पर यानी धरती पर आई तो इसे भागीरथी के नाम से जाना गया। भागीरथी के नाम से जाना गया। और जब ये बांग्लादेश में प्रवाहित होती है ये नदी तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। ये जो गंगा नदी तंत्र है ये गंगा एकमात्र नदी नहीं है। जब इसमें ढेर सारी नदियां आकर मिल रही हैं तब ये गंगा नदी कहलाई जा रही है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि गंगा नदी कैसे बनती है, कैसे बनी है, अन्य अन्य ग्लेशियर से किन नदियों का उद्गम हुआ है, तब इनके मिले जुले प्रारूप को हम लोगों ने गंगा नदी के नाम से संबोधित करा है। तो हमने सबसे पहले देखा गंगा का उद्गम अगर देखें तो गंगोत्री ग्लेशियर से है, और अगर मुहाना देखें तो बंगाल की खाड़ी में है। अगर लंबाई देखें तो 25-25 किलोमीटर है। अन्य नाम पर भी चर्चा कर लें।
2-3 पॉइंट और महत्वपूर्ण है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर सन 2008 में मिला। इस बात को भी आप याद रखेंगे कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर सन 2008 में मिला। अगर गंगा नदी के वैज्ञानिक नाम की बात करें, वैज्ञानिक नाम की बात करें, तो गंगा नदी का वैज्ञानिक नाम है गंगेश। क्या नाम है बेटा? गंगेश। गंगा नदी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गंगेश है। अब अगर हम गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है बेटा यमुना। यमुना, जो कि गंगा नदी में दाईं ओर से मिलती है। किस ओर से मिलती है? दाईं ओर से मिलती है। तो ये 2, 4, 5 चीजें तो आपको याद ही रखनी है। अब हम गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करें कि किन किन जगहों पर यह प्रवाहित होती है। गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो गंगा नदी का जो उद्गम हुआ है वो गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में सबसे पहले प्रवाहित होगी। उत्तराखंड के बाद इसका प्रवाह क्षेत्र आगे आएगा और ये यूपी में प्रवाहित होगी। यूपी के बाद बेटा ये जाएगी बिहार में, बिहार में प्रवाहित होगी। बिहार के बाद ये जाएगी झारखंड में प्रवाहित होगी और झारखंड के बाद ये जाएगी वेस्ट बंगाल में प्रवाहित होगी और वेस्ट बंगाल के बाद इसका प्रवाह क्षेत्र पहुंच जाएगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाकर यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। तो ये कुछ था गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र। सबसे पहले उत्तराखंड के में एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम क्या है बेटा? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होगा। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होगी, फिर बिहार में प्रवाहित होगी, फिर झारखंड में प्रवाहित होगी, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर बांग्लादेश में और फिर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के बाद जाकर ये वहीं पर समाहित हो जाएगी। तो ये हमने प्रवाह क्षेत्र पर चर्चा करी कि किन किन रास्तों से गंगा नदी होकर गुजर रही है। अब ये जो गंगा है, ये गंगा एकमात्र नदी नहीं है। जब ये 4-5 नदियों के सम्मिलित रूप को हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। आज उन नदियों पर भी चर्चा करते हैं कि ये गंगा नदी गंगा के रूप में कैसे जानी गई, किन नदियों के मिलन से गंगा का उद्भव हुआ, किन नदियों के मेल से गंगा की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले आपको 3 ग्लेशियर याद रखने पड़ेंगे। 3 ग्लेशियर आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो ग्लेशियर है उसका नाम है गंगोत्री। सबसे पहला ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री। फिर है चोराबारी, चोराबारी ग्लेशियर। और जो तीसरा ग्लेशियर है उसका नाम है संतोपंत, संतोपंत। ये 3 ग्लेशियर हैं। पहले का नाम क्या है? गंगोत्री। दूसरे का नाम क्या है? चोराबारी। और तीसरे का नाम क्या है? संतोपंत। ये 3 ग्लेशियर हैं। दूसरी बात आप याद रखेंगे, चोराबारी के निकट में ही आपको देखने को मिलेगा केदारनाथ। केदारनाथ चोराबारी ग्लेशियर के पास है। संतोपंत के पास में आपको देखने को मिलेगा बद्रीनाथ। क्या देखने को मिलेगा? बद्रीनाथ। इस बात को भी आप याद रखेंगे। कई बार पेपर में प्रश्न आता है कि चोराबारी ग्लेशियर के समीप कौन सा तीर्थ है, तो उसका नाम केदारनाथ है। और संतोपंत ग्लेशियर, ये तीनों ग्लेशियर हैं, गंगोत्री, चोराबारी और संतोपंत। अब इन 3 ग्लेशियर से 3 नदियां निकली। सबसे पहले गंगोत्री से निकली है भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी। बेटा चोराबारी से निकली है मंदाकिनी, मंदाकिनी। और संतोपंत से निकली है अलकनंदा। कौन सी निकली है? अलकनंदा। यहां पर लिखे दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, अलकनंदा। ये 3 ग्लेशियर है और इन 3 ग्लेशियर से 3 नदियां निकली हैं। सबसे पहले भागीरथी, फिर मंदाकिनी और फिर अलकनंदा। ये अलकनंदा की बात करें तो ये प्रवाहित हो रही थी। इसमें 3 नदियां आकर मिलेंगी। पहली, दूसरी ये नदी आई और तीसरी ये नदी आई। ये 3 नदी आकर यहाँ पर और मिली। फिर इसका प्रवाह क्षेत्र और आगे बढ़ा, जिससे आकर मिल गई तुम्हारी मंदाकिनी। ये मंदाकिनी आकर मिल गई। फिर अलकनंदा आगे बढ़ी,
और इस अलकनंदा से आकर मिल गई भागीरथी। कौन सी मिल गई? भागीरथी। अब यहाँ से एक धारा हो गई और इसी धारा को हम लोगों ने किस नाम से जाना? गंगा के नाम से जाना। ये जो धारा है, इस धारा को हमने किस नाम से जाना? गंगा नदी के नाम से जाना। तो गंगा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ये नदी का नाम क्या है? भागीरथी। बी से समझ जाइएगा, भागीरथी। ये वाली अलकनंदा चलती चली आ रही थी, ये यहाँ से चली है, ये है अलकनंदा। जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिली है, तब इनकी संयुक्त धारा को किस नाम से जाना गया है? गंगा नदी के नाम से जाना। आपने कई बार सुना होगा गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के गोमुख से हुआ है, तो गोमुख भी आप याद रखेंगे, गोमुख। अब प्रश्न ये उठता है कि जहां पर मिल रही है, इन जगहों के कुछ ना कुछ तो नाम होंगे, उन नामों पर भी चर्चा करेंगे और ये नदियां कौन कौन सी नदियां आकर मिल रही हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अगर सबसे पहली बात करें तो ये जो सबसे पहली है धौली गंगा। धौली गंगा, ये जो रिवर आपको दिख रही है इसका नाम है धौली गंगा। दूसरी है नंदाकिनी। नंदाकिनी ये वाली रिवर। और तीसरी है पिंडारा गंगा। पिंडारा गंगा। ये तीन नदियां हैं। पहली कौन सी है? धौली गंगा। दूसरी कौन सी है? नंदाकिनी। और तीसरी कौन सी है? पिंडारा गंगा। अब जब ये रिवर, ये नदियां आपस में मिल रही हैं, तो इनसे कोई ना कोई तीर्थ बन रहा है, कोई ना कोई प्रसिद्ध स्थान बन रहा है। उन स्थानों के नामों पर भी चर्चा करते हैं। जब बेटा ये आपको अलकनंदा आती दिख रही है और इसमें धौली गंगा मिली, तो यहाँ पर एक प्रयाग बना, पहला प्रयाग। इसको नाम पहला लिख रहा है, अभी हम आपको बताएंगे यहाँ कौन सा प्रयाग है। ये जो आपको यहाँ पर आगे अलकनंदा आती दिख रही है, यहाँ पर नंदाकिनी मिली तो दूसरा प्रयाग बन गया। ऐसे ही अलकनंदा आगे बढ़ी और उसमें पिंडारा गंगा आकर मिली तो तीसरा प्रयाग बन गया। फिर ये अलकनंदा आगे आगे आ रही थी और पीछे से आकर मंदाकिनी मिली और मंदाकिनी मिली तो ये चौथा प्रयाग बन गया। फिर अलकनंदा आगे बढ़ी और उसमें आकर कौन सी नदी मिल गई? भागीरथी नदी आकर मिल गई तो ये पांचवा प्रयाग बन गया। इन पांच प्रयाग को पंच प्रयाग के नाम से जानते। किसके नाम से जानते? पंच प्रयाग। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि इस नदी के संगम को किस प्रयाग के नाम से जानते हैं, तो चलिए उन पे भी चर्चा करते हैं। सबसे जो पहला प्रयाग आपको दिख रहा है, सबसे पहला जो प्रयाग दिख रहा है, उस प्रयाग का नाम होगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। दूसरे नंबर पे जो प्रयाग होगा उसका नाम होगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। पहला कौन सा प्रयाग होगा? विष्णु प्रयाग। दूसरा कौन सा होगा? नंद, जैसा कि आपको ये दिखा। फिर तीसरा प्रयाग होगा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। चौथा होगा रुद्र प्रयाग। और पांचवा होगा, पहला विष्णु, दूसरा नंद, तीसरा कर्ण, चौथा रुद्र और पांचवा देव प्रयाग। ये पांचों प्रयाग आपको याद रखने। ये पंच प्रयाग के नाम से संबोधित किए जाते हैं। बहुत आसान है याद करना, अगर आपको ये मैप याद हो गया तो सारी चीजें आसान है। कैसे? ये अलकनंदा आई, अलकनंदा में जैसे ही धौली गंगा आकर मिली तो कौन सा प्रयाग बन गया? विष्णु प्रयाग। यानी अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ी और उसमें नंदाकिनी रिवर आकर मिल गई, नंदाकिनी नदी आकर मिल गई, तो बेटा अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को किस नाम से जानते हैं? नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे आकर बढ़ी और उसमें आकर मिल गई पिंडारा गंगा, तो ये जो तीसरा प्रयाग है ये कौन सा हो गया? कर्ण प्रयाग। फिर देखिए ये अलकनंदा आगे आकर बढ़ी और उसमें आकर मंदाकिनी मिल गई, तो ये चौथा प्रयाग हो गया, उसका नाम क्या हो गया? रुद्र प्रयाग। फिर देखिए अलकनंदा आगे आई और आगे आकर मंदाकिनी मिल गई, सॉरी भागीरथी मिल गई, और भागीरथी जैसे ही मिली तो पांचवा प्रयाग बना, उसका नाम क्या हो गया? देव प्रयाग। ये पांचों प्रयाग आपको याद रखना। इनको याद कैसे रखा जाए, एक सही क्रम में कैसे याद रखा जाए ताकि मैप भरते समय आपको याद हो जाए? तो भगवान विष्णु ने नंद के यहाँ जन्म लिया। भगवान विष्णु ने नंद के यहाँ जन्म लिया। कर्ण को मारने के लिए रुद्र का अवतार लिया। भगवान विष्णु ने नंद के यहाँ जन्म लिया, कर्ण को मारने के लिए रुद्र का अवतार लिया और देवों की तरीके पूजे जाने लगे। आज देखिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं हम लोग, तो देव की तरीके पूजे जाने लगे। तो ये थे पंच प्रयाग।
तो पंचप्रयाग की उत्पत्ति कैसे हुई? किन नदियों के संगम को हम लोगों ने प्रयाग के नाम से जाना? कहां पर इनकी उत्पत्ति हो रही है? इन सारी चीजों की चर्चा करी। आपको ये याद रखना है पूरा। कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से आप बनाएंगे, 2-3 बार 4 बार आप देखेंगे, आपको चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। तो हमने क्या देखा कि गंगा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आप बताएंगे भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद जो धारा उत्पत्ति हुई, उस धारा को हमने किस नाम से जाना? गंगा नदी के नाम से जाना। अब हम लोग गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र को पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। फिर इसके बाद हम लोग इसको आगे देखेंगे। अब हम लोगों ने देखा कि ये गंगा नदी बन गई है। कौन सी नदी बन गई है? गंगा। ये एक नदी है गंगा, ये बह रही है, ध्यान से देखिएगा आप। ये गंगा नदी बह रही है, ये गंगा नदी बह रही थी। ये गंगा कैसे बनी? तो हमने आपको बताया कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से देवप्रयाग बना, और देवप्रयाग के बाद भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? गंगा के नाम से जानते हैं। अब गंगा के प्रवाह क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। गंगा नदी है, ये गंगा रिवर है, गंगा। अगर गंगा की बात करें तो उत्तराखंड में प्रवाहित होगी, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होगी, उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में जाएगी, बिहार में जाने के बाद ये झारखंड में जाएगी, और झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल में जाएगी, वेस्ट बंगाल में जाने के बाद ये जाएगी बांग्लादेश, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाएगी। ये कुछ था प्रवाह गंगा नदी का। अब ये किन रास्तों से होकर गुजर रही है उस पर भी चर्चा करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इस गंगा नदी को देखें आप। ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश बहते बहते ये जो जगह है, इस जगह का नाम है फरक्का। क्या नाम है बेटा? फरक्का, जो कि पड़ती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक जगह है फरक्का, वहां से ये नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक चली जाती है बांग्लादेश, ये जो वितरिका है ये कहाँ चली गई? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में गंगा की इसी विभाजित शाखा को पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। और ये जो दूसरी शाखा आपको दिख रही है, ये चली गई कलकत्ता। कहाँ चली गई? कलकत्ता, कलकत्ता चली गई। और कलकत्ता में इस शाखा को हम लोग हुगली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हुगली। आपने सुना होगा जो हुगली है, जो कलकत्ता है, वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम से उत्पत्ति हुई गंगा की, उत्तराखंड में बही, उत्तर प्रदेश में बही, बिहार में बही, झारखंड में बही, वेस्ट बंगाल में बही, और वेस्ट बंगाल में बहने के बाद इसकी दो शाखाएं टूटी। पहली शाखा चली गई बांग्लादेश, नाम जाना गया पद्मा। दूसरी शाखा चली गई कलकत्ता, नाम पड़ गया हुगली। यही बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी गई। जब यहां से आकर ब्रह्मपुत्र मिली, यहां से आकर कौन सी नदी मिली? ये ब्रह्मपुत्र है। ये कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। जब यहां पर आकर ब्रह्मपुत्र मिली तो इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा गया। किस नाम से जाना गया? मेघना के नाम से जाना गया। और यही मेघना विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम होता है सुंदरवन का डेल्टा। तो यही मेघना नदी ने कौन सा डेल्टा बनाया? सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। अगर आपको ये मेघना ऑप्शन में ना मिले और प्रश्न आए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा कौन सी दो नदियां बनाती हैं, तो आपको उसका उत्तर पता होगा, ये गंगा है और उधर से आई है ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा ने जिस डेल्टा का निर्माण करा, उस डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जानते हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है बेटा। अब ये वाली जो धारा थी हुगली वाली, ये गिरने से पहले, बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले एक द्वीप का निर्माण करेगी। उस द्वीप का नाम होगा गंगा सागर। आपने सुना होगा हिंदू धर्म, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग गंगा सागर की तीर्थ यात्रा करते हैं।
गंगा सागर द्वीप का निर्माण करेगी और उसके बाद ये भी कहाँ जाकर मिल जाएगी, बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। ये अभी हम लोगों ने गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र की एक झलक ली है। क्या देखा, फिर से एक बार देखते हैं कि मंदाकिनी भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा के संगम को हम लोगों ने गंगा के रूप में देखा। गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल बही। वेस्ट बंगाल में फरक्का नामक जगह से 2 शाखाओं में विभाजित हुई। पहली शाखा बेटा चली गई बांग्लादेश, बांग्लादेश में जिसका नाम पड़ा पद्मा। दूसरी शाखा चली गई कलकत्ता, नाम पड़ा हुगली। और इसी शाखा में आकर ब्रह्मपुत्र का मेल हुआ। तो बेटा पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिले और विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करा। नाम हो गया सुंदरबन का डेल्टा। पद्मा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? मेघना। अभी आगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ेंगे जब कभी, लेकिन आप अभी जान लें कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे कि जो आपकी नदी है ब्रह्मपुत्र, इसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो गंगा नदी है ये किन किन क्षेत्रों से बह रही है और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। उससे पहले 2-3 चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से गंगा नदी बहती है। कितने जिलों से? 28 जिलों से। और उत्तर प्रदेश में इसकी लगभग 1100 प्लस, कहीं कहीं 1140 किलोमीटर की लंबाई है। मतलब उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर बहती है गंगा नदी। अब हम इसके प्रवाह क्षेत्र पर चर्चा करेंगे कि ये इसका प्रवाह क्षेत्र कैसे होने वाला है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये गंगा है, ये गंगा नदी है, ये इसकी 2 वितरिकाएं हैं। सबसे पहले गंगा नदी जैसे ही आई तो ये गुजरी ऋषिकेश से। कहां से गुजरी? ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश और ऋषिकेश के बाद हरिद्वार। इसके बाद बेटा आएगी बिजनौर में। कहां पर आएगी? बिजनौर। बिजनौर के बाद आएगी नरौरा, नरौरा। नरौरा के बाद आएगी फरुक्काबाद, फरुक्काबाद। फरुक्काबाद के बाद आएगी कन्नौज। कहां पर आएगी बेटा? कन्नौज। कन्नौज के बाद ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, नरोड़ा, फरुक्काबाद, कन्नौज, फिर आएगी कानपुर, कानपुर। कानपुर के बाद आएगी बेटा फतेहपुर, फतेहपुर। फतेहपुर के बाद आएगी प्रयागराज, प्रयागराज। जैसे ही प्रयागराज में आप आता देखेंगे, प्रयागराज से अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी और उत्तर दिशा में निकल जाएगी, जहां पर आपको देखने को मिलेगा मिर्जापुर, मिर्जापुर। फिर आएगी वाराणसी, वाराणसी। वाराणसी के बाद आप देखेंगे गाजीपुर, गाजीपुर। ये उत्तर प्रदेश में इन क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। इनके क्रम को आप एक बार और देख लें। सबसे पहला लिखा है ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद लिखा है हरिद्वार, हरिद्वार के बाद लिखा है बिजनौर, बिजनौर के बाद लिखा है नरौरा, नरौरा के बाद लिखा है फरुक्काबाद, फरुक्काबाद के लिखा है कन्नौज, कानपुर, कानपुर के बाद फरुक्काबाद के बाद लिखा है कन्नौज, कन्नौज के बाद कानपुर, कानपुर के बाद फतेहपुर, फतेहपुर के बाद प्रयागराज, इसके बाद मिर्जापुर, इसके बाद वाराणसी, इसके बाद गाजीपुर। ये उत्तर प्रदेश में बह रही थी। कहाँ बह रही थी? उत्तर प्रदेश में। ये जितनी भी दूरी तय करी है ये उत्तर प्रदेश में तय करी है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरी है। अब ऊपर जो आपको 2 दिख रहे हैं, यहां से ये उत्तर प्रदेश है, ये 2 बही है उत्तराखंड में। कहाँ बही है? उत्तराखंड में। कई बार एग्जाम्स में प्रश्न आता है कि गंगा नदी किन स्थानों से मैदानी भाग में प्रवेश लेती है। तो गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश लेती है हरिद्वार से। कहाँ से लेती है? हरिद्वार। ऋषिकेश के बाद आगे प्रवेश लेगी हरिद्वार से। तो इस बात को आप याद रखना, कहीं कहीं ऋषिकेश भी दिखाता है कि ऋषिकेश से मैदानी भागों में प्रवेश लेती है, लेकिन जब आप इसको संयुक्त रूप से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो गंगा नदी है ये मैदानी भागों में किन स्थानों से प्रवेश लेती है और प्रवेश लेने के बाद इनकी संयुक्त धारा आगे किस रूप में जानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये यूपी में, उत्तराखंड में इसका प्रवाह हो गया,
उत्तर प्रदेश में बह ली। अब उत्तर प्रदेश में बहने के बाद ये आगे बहेगी जाकर छपरा, बिहार में पड़ेगा। छपरा के बाद बहेगी पटना में। छपरा और पटना, छपरा और पटना। इसके बाद 2 जगह और हैं, हाजीपुर, हाजीपुर, और इसके बाद एक जगह और है भागलपुर, भागलपुर। तो हाजीपुर, भागलपुर, ये 4 जगहों बहेगी कहाँ पर बेटा? बिहार में। ये बिहार के प्रवाह क्षेत्र की बात करी। छपरा, छपरा के बाद पटना, पटना के बाद हाजीपुर और हाजी के बाद भागलपुर। आपको ये क्रम भी याद रखना है। इसके बाद अब बिहार में प्रवाह हो गया है, अब जाएगी झारखंड में। झारखंड में 2 जगह प्रवाहित होगी। पहला आएगा साहेबगंज, साहेबगंज, और दूसरा आएगा पाकुर। क्या आएगा? पाकुर, साहेबगंज और पाकुर। और इसके बाद ये दोनों जगह झारखंड में आपको मिलेंगी। और इसके बाद ये पहुंच गई वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में जगह का नाम क्या है? फरक्का। और फरक्का से 2 भागों में विभाजित हो गई। एक का नाम आपका क्या पड़ गया? एक का नाम पड़ गया पद्मा, और दूसरे का नाम क्या पड़ गया? दूसरे का नाम आपका पड़ गया जाकर यहाँ पर हुगली। तो हुगली नदी के बारे में हमने अभी पहले से देख लिया है कि किस हिसाब से इसका प्रवाह क्षेत्र हो रहा था। अब हम लोग इसकी सहायक नदियों पर चर्चा करते हैं। इसको याद रखने की आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस आप इतनी बात याद रखेंगे जो हम आपको बता रहे हैं कि गंगा नदी ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, नरौरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद गाजीपुर, गाजीपुर के बाद आपको मिलेगा छपरा, छपरा के बाद पटना, पटना के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे हाजीपुर, हाजी के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद साहेबगंज, साहेबगंज के बाद पाकुर, पाकुर के बाद फरक्का, फरक्का से इसकी 2 शाखाएं हो जाएंगी और दोनों का प्रवाह क्षेत्र अलग अलग हो जाएगा। आपको इसमें याद क्या रखना है कि ऋषिकेश, हरिद्वार इन 2 जगहों पर ये उत्तराखंड में बही, और आपको याद रखना है कि हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश ली, आपको वहां से बहती हुई दिखेगी। ये बात आपको याद होगी बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग इसकी सहायक नदियों को देखने वाले हैं। सहायक नदियों पर ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, तो उन सहायक नदियों को भी एक बार देख लेते हैं। जब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप बहुत अच्छे से इसे कॉपी में बना लेंगे। ऋषिकेश से चालू करेंगे और जाकर फरक्का पर जाकर आप रोक लगा देंगे, और वहीं से इसके पीछे वाली संयुक्त धारा को भी ऐड कर देंगे। अब हम लोग सहायक नदियों को पढ़ने वाले। सहायक नदियां, सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियों को पढ़ने वाले। जैसा कि गंगा नदी बह रही थी, ये सबसे पहले जो गंगा की सहायक नदी आएगी वो इस दिशा से आएगी, इस दिशा से आएगी गंगा की सहायक नदियां, और ये जगह का नाम होगा कन्नौज। क्या होगा बेटा? कन्नौज। और कन्नौज में आकर जो नदी मिलेगी उसका नाम होगा रामगंगा, रामगंगा। ये हमने ऐसा क्यों बनाया? ताकि आपको याद रहे, जैसे हम खड़े हैं, ये मेरा बायां है और ये मेरा दायां है, तो गंगा की जो पहली सहायक नदी है रामगंगा, वो किस ओर से मिल रही है? बाईं ओर से मिल रही है। इस बात को आप ऐसे देखकर ही याद रखें। फिर आपने एक बहुत बड़ी नदी का नाम सुना होगा, जिसे हम लोग यमुना के नाम से जानते हैं। यमुना आएगी प्रयागराज। प्रयागराज में कौन सी नदी आकर मिलेगी? यमुना नदी मिलेगी। इस बात को याद रखेंगे। जैसे जैसे ये आगे नदी बढ़ती चली जाएगी तो आपको 2-3 जगह मिलेंगी। सबसे पहले मिलेगा छपरा। क्या मिलेगा? छपरा। बिहार में अगर हम देखें तो यहाँ पर पड़ेगा छपरा, छपरा के बाद पड़ेगा पटना, पटना के बाद पड़ेगा हाजीपुर, हाजीपुर, हाजीपुर के बाद पड़ेगा भागलपुर, भागलपुर। सबसे पहले क्या पड़ेगा? छपरा, छपरा के बाद पटना, पटना के बाद हाजीपुर, और हाजीपुर के बाद क्या पड़ेगा? भागलपुर। जो छपरा में आकर नदी मिलेगी वो इस दिशा से आकर मिलेगी, और छपरा में कौन सी नदी आकर मिल रही होगी? घाघरा। इस बात को याद रखिएगा, घाघरा नदी आकर मिल रही होगी। अगर इस दिशा से हम बात करें तो पटना में आकर एक नदी मिल रही होगी, और ये आप दिशा नहीं, यहाँ पर आप दाएं और बाएं का प्रयोग करेंगे। ये मेरा दायां हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है, तो यहाँ से आकर जो नदी मिलेगी उसका नाम होगा सोन। क्या नाम होगा? सोन। हाजीपुर में इस दिशा से आकर एक नदी मिलेगी, नाम होगा गंडक। क्या नाम होगा? गंडक।
भागलपुर में भी आकर एक नदी मिलेगी, इस नदी का नाम होगा कोसी। क्या नाम होगा बेटा? कोसी। क्या नाम होगा? कोसी। कोसी के बारे में एक लाइन आप और याद रखेंगे कि कोसी नदी को बिहार के शोक के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? बिहार के शोक के रूप में भी कोसी नदी को जाना जाता है। ये सहायक नदियां थी गंगा नदी की। इनको याद रखने का बहुत आसान तरीका, गंगा की जो सबसे पहली सहायक नदी है उसका नाम है रामगंगा, जो बाईं ओर आज से आकर मिल रही है, और मिलने का स्थान क्या है बेटा? कन्नौज। गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो कि कहाँ मिल रही है? प्रयागराज में। फिर आप देखेंगे ये 4 स्थान हैं बिहार के। इन 4 स्थानों में 4 नदियाँ मिल रही हैं। छपरा में घाघरा मिल रही है, पटना पर आकर मिल रही है सोन, हाजीपुर में गंडक मिल रही है, और भागलपुर में कौन मिल रही है? कोसी मिल रही है। ये थी गंगा नदी की सहायक नदियाँ। आपको इनके इसी क्रम को याद रखना है, क्योंकि पेपर में कई बार इनसे प्रश्न आ जाते हैं। ये पूरा हमारा जो संपूर्ण नदी तंत्र था इसे हम लोग गंगा नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने इसमें देखा क्या। सबसे पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियों में सबसे पहला नदी तंत्र पढ़ा, जिसका नाम था गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी के उद्गम की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर से है। मुहाने की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में है। कुल लंबाई की बात करें तो 25-25 किलोमीटर है। अन्य नाम की बात करें, स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भागीरथी, और बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर सन 2008 को मिला। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम गंगेश हो जाता है। अगर गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करें किन स्थानों में यह प्रवाहित होती है, तो गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र में सबसे पहले आप देखेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में फरक्का नामक जगह से इसकी 2 शाखाएं होती हैं। एक शाखा आपकी चली जाती है बांग्लादेश, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। दूसरी शाखा चली जाती है कलकत्ता, जिसे हुगली के नाम से जाना जाता है। ये गंगा नदी गंगा के रूप में कब जानी गई? जब इसमें ढेर सारी छोटी बड़ी सहायक नदियां आकर मिली, तो इसी की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से संबोधित किया गया। तो ये कौन कौन सी छोटी धाराएं हैं? इन धाराओं के मिलान बिंदु पर किन किन तीर्थों की उत्पत्ति हो रही है और उन्हें किन प्रयागों के नाम से संबोधित किया जाता है, उस पर भी चर्चा करी। हम लोगों ने पंच प्रयाग देखे, उससे पहले गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकली, चोराबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी निकली, और संतोपन से आपने देखा क्या निकली? अलकनंदा। फिर इसमें धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारा गंगा आकर मिली और पंच प्रयागों की उत्पत्ति हुई, जिसमें विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग के नाम से इसे संबोधित करा गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन के डेल्टा की उत्पत्ति हो रही है, मेघना नदी कर रही है। मेघना अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रवाह क्षेत्र की बात करिए तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रवाहित होती है, लगभग 1140 किलोमीटर की लंबाई उत्तर प्रदेश में ही तय करती है। और ये था कुछ गंगा नदी से संबंधित कुछ डाटा। इसके बाद हम लोगों ने देखा गंगा की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियों में सबसे पहले गंगा की सहायक नदी के रूप में हम लोगों ने रामगंगा को देखा, उसके बाद यमुना को देखा, उसके बाद घाघरा को देखा, उसके बाद सोन को देखा, उसके बाद गंडक को देखा, उसके बाद कोसी को देखा, और फिर इसकी एक वितरिका चली गई आपकी हुगली के रूप में वेस्ट बंगाल में, और वहां पर गंगा सागर द्वीप का निर्माण करके बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गई। दूसरी इसकी वितरिका चली गई बांग्लादेश में, जिसे पद्मा के नाम से संबोधित किया गया, और ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा गया, और विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन के डेल्टा के इसने क्या किया? निर्माण करा। फिर हम लोगों ने इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को देखा, ऋषिकेश, हरिद्वार, हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश लिया, ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, नरौरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, प्रयागराज के बाद मिर्जापुर, वाराणसी, वाराणसी से थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे आपको गाजीपुर, गाजीपुर के बाद छपरा, छपरा के बाद पटना, पटना से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 आपको बिहार के और जगह मिलेंगी, जिनमें हाजीपुर आएगी, हाजीपुर के बाद भागलपुर आएगा, भागलपुर के बाद आपको साहेबगंज, साहेबगंज के बाद पाकुड़, और पाकुड़ के बाद फरक्का। इन सारे 5 राज्यों से होकर और एक देश से होकर इस नदी का प्रवाह क्षेत्र देखा। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में देखने वाले हैं कि इस नदी के के किनारे कौन-कौन से शहर बसे हुए हैं। अगर हम भारत के विषय में पढ़ रहे होते तो शहरों की संख्या और बढ़ जाती, किंतु हम केवल उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं, तो हम लोग केवल उत्तर प्रदेश के शहरों को देखेंगे। सबसे पहला कौन-सा है बेटा? कन्नौज दाएँ है। कैसे है? दाएँ, इस बात को आप याद रखेंगे। वाराणसी गंगा नदी के बाएँ बसा हुआ है। प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, बिल्लौर, इसके बाद फ़तेहगढ़, इसके बाद फर्रुखाबाद,
फिर इसके बाद सौरो, सौरो के बाद गढ़मुक्तेश्वर, फिर उन्नाव, उन्नाव के बाद कन्नौज। ये कुछ वो शहर थे जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए थे। अगर बेटा हम बात करें भारत के संदर्भ में तो इन शहरों की संख्या और बढ़ जाएगी, किंतु हम गंगा नदी तंत्र को उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। तो गंगा नदी तंत्र में सिर्फ इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गंगा नदी तंत्र बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। अगले वीडियो में हम लोग एक नई तंत्र के साथ मुलाकात करेंगे जिसका नाम होगा यमुना नदी तंत्र, और उसके बाद जो नदियां हैं बहुत छोटे से रह जाएंगी। तो मुश्किल से आपकी 1 या 2 क्लासें और होने वाली हैं इसके बाद आपका अपोहा तंत्र खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।